मेंडल एवं उनके प्रयोग। मेंडल और उनके प्रयोग के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि अनुवांशिकी जो है वो एक अनुवांशिकी जो है वो क्या है, विभिन्नता और अनुवांशिकता का एक वो संकरण होता है जो जिसमें अनुवांशिकता और विभिन्नता दोनों को पढ़ते हैं। तो जो मेंडल जो थे जर्मनी के वैज्ञानिक, वो क्या किए थे, सबसे पहले उन्होंने मटर का पौधा लिया था। उन्होंने अपने खोज में सबसे पहले मटर का पौधा लिया था, लेकिन जब उनका खोज हुआ था तो उनको वो श्रेय नहीं मिला था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़े विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ते थे और ना ही उन्होंने वहाँ पर खोज किया था। फिर वो धीरे धीरे जब उन अनुवांशिकता के ऊपर खोज होती गई, तब उनका जो गणितीय जो सुझाव था मटर के पौधों में आनुवांशिकता को लेकर, वो सफल हुआ। तो जो मेंडल थे वो मटर के पौधों के साथ अपना प्रयोग क्यों किए, आज उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, संकरण प्रयोग हेतु मटर के पौधे के चयन का जो कारण था वो क्या था उनका, एक वर्षीय होने के कारण मटर का जीवन चक्र जो होता है वो छोटा होता है, अतः पौधे का अध्ययन कई पीढ़ियों तक आसानी से किया जा सकता है। मटर का पौधा क्या होता है, एक वर्षीय होता है, मतलब एक साल में एक बार लगाया जा सकता है और उसके पूरे जीवन चक्र का अध्ययन हम कर सकते हैं। उनमें लक्षणों का हस्तांतरण, सारा चीज़, उनके जीन्स, उसके सारे चीज़ों का अध्ययन हम लोग एक साल में एक बार, एक वर्ष में एक बार में उसके लक्षणों का अध्ययन हम कर सकते हैं। तो ठीक है, कोई भी पौधे में क्या होगा, लक्षण जो होंगे वो अलग अलग टाइप के होंगे, एक ही लक्षण तो होंगे नहीं। उसके सारी संरचनाओं में जो लक्षण, जो कोशिकाओं से लक्षण एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जाते हैं या फिर एक शरीर से दूसरे पौधे में जाते हैं, वो कैसे जाएंगे, इसका कैसे पता चलेगा। एक वर्ष में एक पौधे का करेंगे, उसके बाद दूसरे वर्ष में दूसरे पौधे का करेंगे। तो वो क्या किया था, जो मेंडल थे जो वो करे थे कि एक वर्ष में एक लक्षण को लिए थे, है ना। ऐसे ही 7 वर्षों में उन्होंने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन किया और बताया कि जो मटर के पौधे में विभिन्नता या अनुवांशिकता होता है वो कैसा होता है। तो उनका सबसे मुख्य कारण, उनके सफल होने का कारण क्या था कि उनका जो चुनाव था मटर के पौधे का, क्योंकि वो 1 वर्ष का होता है ना, तो उसका छोटा होता है जीवन चक्र, इसलिए पौधे का अध्ययन आसानी से एक पीढ़ी से कई पीढ़ियों में आसानी से किया जा सकता है। फिर मटर के पुष्प क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी मतलब क्या होता है, मटर के पुष्प में नर और मादा पुष्प दोनों पाए जाते हैं। नर और मादा पुष्प दोनों उपस्थित होते हैं, नर और मादा पुष्प दोनों उपस्थित होते हैं। इससे तात्पर्य ये है कि इसमें स्वपरागण और स्वपरागण और क्रॉस पॉलिनेशन की भी क्रिया हो सकती है। एक ही पौधे में मटर के एक ही पौधे में दोनों टाइप के पुष्प होते हैं, नर पुष्प भी होता है और मादा पुष्प भी होता है, जिसके संकरण से नए पौधे का निर्माण हो सकता है। तो दोनों का अध्ययन एक ही बार में कर सकते हैं। तीसरा देखेंगे हम लोग, संकरण हेतु पर परागण आसानी से किया जा सकता है। पर परागण क्या होता है, एक पौधे में एक पौधा है, ये दूसरे पौधा है, इसमें एक फूल है, इसमें दूसरा फूल है, तो इसमें का जो नर फूल होता है, इसमें का किसमें का, पहले पौधे का जो नर फूल होता है और जो मादा फूल होता है, तो ये क्या होता है, नर फूल का पुष्प का जो नर पुष्प से जो होता है पॉलिनेशन होता है, वो मादा पुष्प में जाके अटैच हो जाता है दूसरे पौधे के। फिर उससे क्या होता है, एक नए पौधे का निर्माण होता है। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। फिर मटर के पौधे में कई विपर्यायी लक्षण होते हैं, कई विपर्यायी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। मतलब क्या होता है, मटर के पौधे में एक पौधे में अगर अलग अलग प्रकार के बीजों का निर्माण होता है, या फिर इनमें क्या होता है, अलग अलग बीजों का निर्माण, जैसे गोल हो गया, है ना, या फिर झुर्रीदार हो गया, या फिर देखेंगे पीला मटर का दाना होता है, ये क्या हो गया, कॉन्ट्रास्टिंग लक्षण हो गया। जैसे गोल और झुर्रीदार रिंकल्ड होते हैं और राउंड शेप्ड होते हैं, है ना। दूसरा क्या होगा, पीला होगा या फिर हरा होगा। इस टाइप के अलग अलग लक्षण, एक ही अलग अलग लक्षण जो होते हैं वो मौजूद होते हैं किसमें, मटर के पौधे में। ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर देखेंगे, स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेटेड होने के कारण। ये क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेटेड, जो मटर का पौधा होता है उसका जो पुष्प, जो नर पुष्प और मादा पुष्प होता है, उसमें का
एक ही पौधे में संकरण उड़ के हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड। ठीक है, इसको सेल्फ पॉलिनेटेड होने के कारण मटर के पौधे जो होते हैं वो आनुवांशिक रूप से समयुग्मजी होते हैं, होमोजाइगस होते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है, होमोजाइगस होने का मतलब ये होता है कि पौधा एक ही है और इसमें एक ही पौधे में दो अलग अलग पुष्प में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो क्या होता है, जो लक्षण होते हैं वो सेम होते हैं। यहाँ से अगर इस पुष्प के जो लक्षण है वो इस पुष्प में जाएंगे और एक नया पौधा तैयार करेंगे तो क्या होगा, उसके लक्षण एक जैसे होंगे और शुद्ध होंगे, क्योंकि दोनों के लक्षण लगभग समान होते हैं। इसको बोलते हैं होमोजाइगस। इसके फलस्वरूप पौधे में जो पीढ़ी दर पीढ़ी शुद्ध लक्षण वाले ही पौधे बने रहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं मटर के पौधे में जो कैरेक्टरिस्टिक लक्षण होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक लक्षण कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। पहला देखेंगे बीज की आकृति। बीज की आकृति दो टाइप की हो सकती है। एक तो होता है, देखो अगर एक बात करेंगे तो राउंड शेप का बीज होगा, गोल होगा, जो क्या होगा, एकदम चिकना होगा, है ना, क्या होगा, एकदम चिकना होगा। और दूसरा क्या होगा, झुर्रीदार बीज होगा, जो ऐसा ऐसा होता है। तो दो टाइप के बीज हो सकते हैं, या तो गोल चिकना बीज होगा, एक होगा रिंकल्ड या झुर्रीदार बीज जिसको बोलते हैं। तो उनके क्या होंगे, उसके जो लक्षण होंगे वो अलग अलग होंगे। फिर बीज पत्र का रंग। बीज पत्र जो होता है, मतलब जो बीज होता है हमारा, वो किस कलर का होगा, ये पीले कलर का होगा कि हरे कलर का होगा। तो अगर जब क्रॉस होगा, संकरण होगा, तब क्या होगा, जिसके साथ जैसा संकरण होगा तो उसकी जो अनुवांशिकी मतलब लक्षण होंगे, अनुवांशिकी लक्षण जो होंगे उस हिसाब से प्रभावी और अप्रभावी होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हम जो 7 कैरेक्टरिस्टिक लक्षण जो होते हैं उसका मेंडल ने क्या किया था, 7 सालों में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक का अलग अलग कैरेक्टर्स का अलग अलग अध्ययन किया था। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे पुष्पों का रंग। पहला क्या होता है, 2 टाइप के पुष्प हो सकते हैं, एक लाल हो सकता है और एक सफ़ेद हो सकता है। तो क्या होता है, अलग अलग जो लक्षण होते हैं इसके क्या होंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक अलग होंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक अलग होंगे। ठीक है, फली की आकृति। अगर हम लोग मटर की बीज को देखते हैं तो मटर की बीज कैसी होती है, उसका भी जो लक्षण होता है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। ठीक है, तो क्या है, मटर की बीज की जो आकृति होती है वो कैसी हो सकती है, या तो ये चिकनी होगी। अगर हम लोग मटर देखते हैं तो मटर का बीज क्या होता है, वो चिकना हो सकता है, या फिर संकीर्णित क्या होता है, वो थोड़ा झुर्रीदार होगा और वो थोड़ा सिकुड़ जाया रहता है। वो क्यों होता है, क्योंकि वो सूख जाया रहता है। तो दोनों के जो लक्षण होंगे वो क्या होंगे, वो अलग अलग होंगे, और जिसके साथ जिस संकरण होगा उसके अनुसार उसके लक्षण दूसरे पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी हो सकते हैं। ठीक है, फिर जो फली का रंग होगा वो हरा या पीला हो सकता है। ये वातावरण के ऊपर होता है कि वातावरण किस प्रकार का है और फली का रंग किस प्रकार है। अगर उस स्थिति में अगर हरे रंग का होगा या पीले रंग का होगा तो जिसमें जिस पौधे का लक्षण जिस पौधे का संकरण किसी दूसरे पौधे के दूसरे लक्षण के साथ होता है तो कौन से कैरेक्टर जो होंगे वो प्रभावी होंगे। वो कैसे डिपेंड होता है, बीज के फली की जो रंग होती है, आकृति होती है, या फिर पुष्प का रंग, बीज पत्र का रंग या आकृति, उसके ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद देखते हैं पुष्प की स्थिति, कक्षस्थ या अग्रस्थ। पुष्प की स्थिति कैसे पता चलेगी हम लोग को, ये है पौधा, यहाँ पे है, यहाँ से निकला है पुष्प। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो पुष्प होता है उसको बोलते हैं कक्षस्थ पुष्प, और अगर उसके टॉप में होगा, अगर फ्लावर होगा तो उसको क्या बोलते हैं, अग्रस्थ पुष्प। तो इसके भी जो लक्षण होंगे वो अलग अलग होंगे। पौधे की लंबाई, कोई पौधा छोटा होता है और कोई पौधा क्या होता है, लंबा होता है। अच्छा, कोई पौधा लंबा होगा और कोई पौधा क्या होगा, छोटा होता है। तो उसके जो लक्षण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और वो संकरण के अनुसार क्या होता है, प्रभावी और अप्रभावी होता है। तो मेंडल ने जो 7 लक्षणों का, विपर्यायी लक्षणों का 7 वर्षों में अध्ययन किया था वो इन्हीं के आधार पर था। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा, ये क्या है, मेंडल जो
विपर्यायी लक्षणों का अध्ययन किया था उसमें कौन से लक्षण प्रभावी होंगे और कौन से लक्षण अप्रभावी होंगे, उसका एक चार्ट है, उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। जो सीड का कैरेक्टरिस्टिक होता है, सीड का कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या, सीड जो बीज होता है उसका जो लक्षण होता है वो कैसे किस जनरेशन में प्रभावी होगा और किस में अप्रभावी होगा, ये देखते हैं। तो इसका शेप क्या है, वो राउंड, और अगर व्रिंकल्ड होता है, राउंड होगा या व्रिंकल्ड होगा तो कैसे होगा बता रही हूँ। ये जो है राउंड और ये व्रिंकल्ड, अगर इन दोनों में संकरण होता है तो कौन सा इस जनरेशन में कौन सा शेप प्रभावी होगा, राउंड शेप प्रभावी होगा। ठीक है, उसके बाद है क्वाटिलेडोन कलर। अब उसके कलर की बात करते हैं तो क्या होगा, ये अगर येलो कलर का है और दूसरा क्या है ग्रीन कलर का है, तो कौन सा ग्रीन, तो इसमें कौन सा लक्षण प्रभावी होगा, येलो कलर प्रभावी होगा। वैसे ही कोट कलर जो होता है वो क्या है, ग्रे और वाइट। अगर ग्रे है, ग्रे और वाइट है, जब उसकी बीज की जो कोट का कलर होता है, जो उसकी क्या बोलना चाहिए, बीज पत्र का जो कलर होता है, अगर वो ग्रे होता है या फिर वाइट होता है, तो अगर उन दोनों में संकरण होगा तो कौन सा प्रभावी होगा, ग्रे कलर का जो कलर होगा वो प्रभावी होगा। उसके बाद बात करते हैं पॉट कैरेक्टर्स की। पॉट कैरेक्टर्स मतलब क्या होता है, फलों का जो लक्षण होगा वो क्या होगा। तो अगर इसमें सेब की बात करेंगे तो अगर फलों का जो शेप होता है वो क्या होगा, बड़ा होगा और छोटा होगा, और इन दोनों के बीच संकरण होगा तो कौन सा प्रभावी होगा, इन्फ्लेटेड जो शेप्ड होगा वो प्रभावी होगा। अगर फलों की जो कलर होगा, फलों का कलर अगर ग्रीन है और येलो है तो कौन सा प्रभावी होगा, इन दोनों के संकरण में ग्रीन कलर प्रभावी होगा। उसके बाद पोजीशन ऑफ पॉड, एक्सियल और टर्मिनल। एक्सियल और टर्मिनल का बात मतलब क्या होता है, ये होता है एक्सियल और ये अगर दूसरे साइड होगा तो उसको बोलते हैं टर्मिनल। तो एक्सियल और टर्मिनल दोनों का जो होगा संकरण तो कौन सा प्रभावी होगा, एक्सियल जो होगा वो प्रभावी होगा। ठीक है, फिर स्टेम्स के कैरेक्टर्स की बात करते हैं। स्टेम्स के कैरेक्टर मतलब जो पौधे का लंबाई होता है, जो पौधे का हाइट होता है, उसके आधार पर कौन से पौधे में संकरण होगा, तो कौन सा जो पौधा होगा उसके जो कौन से पौधे का लक्षण जो होगा वो प्रभावी होगा। इसका अध्ययन कैसे किया था मेंडल ने, अगर एक टॉल पौधा लिया, एक लंबा पौधा लिया और एक छोटा पौधा लिया, ठीक है, तो एक लंबा और एक छोटा पौधे के बीच जब संकरण हुआ, उन दोनों के बीच संकरण कराते हैं तो कौन सा प्रभावी होगा, लंबा वाला जो होगा वो प्रभावी होगा। तो क्या होगा, जो नेक्स्ट पीढ़ी में जो नेक्स्ट जनरेशन में जो लक्षण प्रभावी होगा, जो नेक्स्ट पौधा होगा वो क्या होगा, लंबा होगा। ठीक है, मेंडल ने इन 7 विपर्यायी लक्षणों का अध्ययन किया अपने प्रयोग में, और उसके बाद किसका अध्ययन किया, उन 7 विपर्यायी लक्षणों में कौन सा लक्षण प्रभावी होगा और कौन सा लक्षण जो होगा वो अप्रभावी होगा, इसके साथ अध्ययन किया। अब बात करते हैं मेंडल के सफलता के कारण। मेंडल सफल क्यों हुआ था अपने प्रयोग में। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने उस टाइम पे आनुवंशिकता के ऊपर अपना विचार प्रस्तुत किया, वे अपना थॉट्स दिया। उसमें क्या हुआ था, मेंडल जो सफल क्यों हुआ था इसका भी कारण है, उसका नियम है, देखते हैं। पहला क्या, मेंडल जो था वो गणित की जानकारी रखता था, जिसके कारण ही वे परिणामों की गणितीय एवं सांख्यिकीय विश्लेषण में सफल हुआ। वो क्या था, गणित जानता था, तो उसको पता था कि अगर हम लोग एक साथ सारे चीज़ों को लेके चलते हैं तो हम कहीं ना कहीं पे गलत हो सकते हैं। इसलिए उसने क्या किया, 1 बाई 1 एक स्टेप में एक अवस्था का अध्ययन किया। इससे क्या हुआ, वो सफल हुआ। ठीक है, फिर वो क्या किया था, दूसरा काम उसका ये था कि मेंडल भाग्यशाली रहे। उन्होंने जिन 7 विपर्यायी लक्षणों के वंशागतिकी का अध्ययन किया, उनके जीन्स या तो अलग अलग गुणसूत्र पर स्थित थे अथवा एक गुणसूत्र पर एक से अधिक जीन स्थित थे, तो उनके बीच संलग्नता का अभाव था। संलग्नता, यहाँ पे आया है शब्द संलग्नता, उसका क्या हो सकता है, अगर एक पौधे में एक ही
कोशिका में उपस्थित जो गुणसूत्र होते हैं अगर सेम होते हैं तो उनमें क्या होता है, सहलग्नता होता है। एक साथ रहने वाले गुणसूत्र या गुणसूत्रों पर स्थित जो जीन्स होते हैं उसको एक साथ होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सहलग्नता। ठीक है, सहलग्नता को डिटेल से हम आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी बात करते हैं सहलग्नता क्यों है इसमें, मेंडल क्यों था। मेंडल अलग अलग पौधे लिया था तो उसमें क्या था, जो कोशिका थी उसमें गुणसूत्रों की संख्या अलग होती थी और उनमें जो उपस्थित जीन्स होते थे उनकी जो संख्या थी या फिर उनके जो स्थान था वो क्या था, उसमें सहलग्नता नहीं था। इस कारण उसमें क्या हुआ, एक असामान्य अनुपात पर नहीं प्राप्त हुआ, उनका जो परिणाम था वो असामान्य अनुपात में नहीं प्राप्त हुआ, उनको एक स्पेसिफिक अनुपात ही प्राप्त हुआ। इस कारण वो क्या हुए, अपने प्रयोग में सफल हुए। उन्होंने एक बार में एक ही विपर्यायी लक्षण के वंशागतिकी का अध्ययन किया। इसका मतलब क्या है, हम लोग ने पहले ही पढ़ा कि जो मेंडल था वो 7 वर्षों तक प्रयोग किया था। ठीक है, कितने वर्षों तक, 7 वर्षों तक। और उसने कितने विपर्यायी लक्षणों का बात किया, 7 विपर्यायी लक्षणों का बात किया। ठीक है, तो उसने क्या किया, हर साल, प्रत्येक साल में वो, देखो हम लोग को पता है कि मटर का जो पौधा होता है वो तो एक वर्ष वाला होता है, मतलब 1 वर्ष में उसका पूरा जीवन चक्र समाप्त हो जाता है शुरू से अंत तक। तो वो क्या किया, 1 साल में एक ही लक्षण का अध्ययन किया संपूर्ण रूप से। उसने 7 वर्षों तक अध्ययन किया और 7 कैरेक्टर्स का अध्ययन किया। तो क्या हुआ, वो सफल हुआ, है ना। उसके बाद क्या है, मटर के जीवन चक्र छोटा होने के कारण कुछ ही वर्षों में पौधे के अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। तो वो क्या किया, जैसे वो पहले पौधे जो पहले ईयर में लगाया हुआ था, पहले वर्ष में लगाया हुआ था, उस पौधे का अध्ययन एक बार किया, फिर उसके दूसरे जनरेशन में उसके दूसरे पौधे का भी किया, तो दूसरे साल में वो दूसरे नए पौधे का किया। ऐसे ही वो क्या किया, उसके हर जनरेशन का, संपूर्ण जनरेशन का अध्ययन किया जिससे उसको वंशागति की, आनुवांशिकता और आनुवांशिकी की संपूर्ण जानकारी हुई। और दूसरा चीज़ क्या हुआ कि उसको 7 विपर्यायी लक्षण पता चले कि कौन कौन से विपर्यायी लक्षण होते हैं। उसके बाद क्या हुआ, मेंडल के कार्यों का अधिक समय तक अज्ञात रहने का कारण क्या था। अच्छा, आपको पता है कि उस टाइम पे मेंडल जो थे वो बहुत ही छोटे जगह से बिलोंग करते थे, वो बड़े विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक नहीं थे, इसलिए उनकी बातों को कोई ध्यान नहीं देता था। ठीक है, फिर उसमें क्या हुआ, वो क्यों नहीं था, मतलब वो क्यों वर्तमान में उस चीज़ को नहीं जानना चाहते थे लोग। वो पहले तो सफल नहीं हुए थे, वो बाद में जब उनके थॉट्स पर ध्यान दिया गया कि ये संपूर्ण जानकारी देता है वंशागतिकी की, तब उनके बाद में उनके कार्यों को श्रेय मिला। तो पहले क्यों श्रेय नहीं मिला था, वो पहले क्यों अज्ञात थे कुछ वर्षों तक, इसके बारे में बात करते हैं। तो मेंडल जो थे वो किसी बड़े विश्वविख्यात विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं थे, बल्कि वो छोटे से मॉनेस्ट्री में पादरी अथवा शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। वो एक छोटे शिक्षक थे, इसलिए वो बड़े साइंटिस्ट ना होकर एक छोटे शिक्षक थे, इस कारण उनके कार्यों में ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने अपने शोध परिणाम को एक ऐसे स्थानीय पत्रिका में प्रकाशित करवाया जिसका वितरण सीमित था। मतलब वो ऑस्ट्रिया जो जगह है, ऑस्ट्रिया, जर्मनी का ऑस्ट्रिया एक जगह है, वहाँ पे ही वो सीमित था, इसलिए ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं चला था। तीसरा क्या था, मेंडल द्वारा प्रयुक्त सांख्यिकीय गणनाएं जटिल थी। वो क्या किया था कि जो 7 कैरेक्टरिस्टिक, जो 7 लक्षणों, विपर्यायी लक्षणों का अध्ययन किया था, उसको वो सरलतम रूप में समझा पाने में असमर्थ था, वो सरलतम रूप में नहीं बता पा रहा था। इसीलिए क्या होता था, जो वैज्ञानिक जो क्या होते थे, जो ज़्यादा गणित को नहीं जानते थे, जो गणितीय संरचना संख्याओं को नहीं जानते थे ज़्यादा, उन लोग को समझने के लिए ये कठिन होता था। इसलिए इसके अज्ञात रहने का ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है। मेंडल के सिद्धांत उस समय के हिसाब से काफ़ी आगे थे, संबंधित कार्य के प्रति झुकाव लोगों में काफ़ी कम था, वो एडवांस था। उसका जो वो क्या किया हुआ था, वो अलग अलग वर्षों में अलग अलग लक्षणों को लेकर लंबे समय तक उस चीज़ पे कार्य किया हुआ था। इसलिए उसका जो विचार था आनुवांशिकता को लेकर, वो क्या था, उस जमाने के हिसाब से बहुत ज़्यादा एडवांस था, इसलिए लोगों ने उस पर कम ध्यान दिया। उस टाइम क्या हुआ था, डार्विन ने क्या किया था, अपना एक बुक दिया हुआ था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, लोगों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मनुष्य की उत्पत्ति वन मानुष से हुई या नहीं हुई, उस संबंध में एक विचार प्रस्तुत किया था। इसलिए सभी जो जीव वैज्ञानिकों का ध्यान था वो उसी ओर केंद्रित था। अतः इसलिए लोगों ने क्या किया था, मेंडल की खोजों पर ध्यान नहीं दिया था। मेंडल के प्रयोग को जानने से पहले हम कुछ बातों को पहले क्लियर कर लेते हैं। जैसे उसमें कुछ शब्द आएंगे उस प्रयोग में, तो उसके बारे में सबसे पहले हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। पहला है संकरण तकनीक।
ठीक है। संकरण तकनीक क्या होता है? संकरण करने से ही संकरण करने से ही एक नया पौधा प्राप्त होगा और नए पौधे के एक पीढ़ी से जो जनक पौधा है उससे जो नया पौधा प्राप्त हुआ है उस दोनों के बीच के जो लक्षण होते हैं उसको पढ़ना है हम लोग को मेंडल के नियम में। तो उन दोनों के पहले हम लोग संकरण तकनीक को जानते हैं। संकरण तकनीक क्या होता है? एक ही जाति के भिन्न लक्षणों वाले सदस्यों के बीच क्रॉस को संकरण कहते हैं। एक ही जाति के भिन्न लक्षण मतलब क्या होता है? जैसे एक ही जाति का जैसे हम लोग मेंडल जो था वो क्या लिया? मटर का पौधा लिया था, है ना। तो मटर के पौधे में क्या था? वो क्या किया? एक ही जाति का पौधा लिया, मटर का 2 पौधा। तो एक क्या था? एक लंबा पौधा था और एक क्या था? एक छोटा बौना पौधा था, है ना। तो उन दोनों का संकरण कराया, क्रॉस कराया, मतलब उन दोनों के बीच जो क्रॉस कराया उससे एक नया पौधा बना जिसमें क्या हुआ? नए लक्षणों का जनकों से संतानों में नए लक्षणों का हस्तांतरण हुआ। तो उसी को बोल रहा है संकरण कैसे होता है कि एक ही जाति का जो सदस्य होगा उसमें एक ही जाति के बीच भिन्न लक्षणों वाले सदस्य। भिन्न लक्षण मतलब जैसे एक लंबा पौधा हो गया, एक बौना पौधा हो गया, उन दोनों के बीच जो क्रॉस होता है उसको संकरण कहते हैं। ठीक है। यह पर परागण के माध्यम से होता है। पर परागण मतलब क्या होता है कि एक पौधा है, इसमें एक फ्लावर यहाँ है, एक फ्लावर यहाँ है, तो इस नर फ्लावर का इस मादा फ्लावर के साथ संकरण जो होगा उसको बोलते हैं पर परागण। ठीक है। पौधों में पराग कण प्रदान करने वाला पौधा जो होता है वो नर जनक तथा जिस पौधे का वर्तिकार परागित होता है वह क्या होता है? मादा जनक होता है। जब क्रॉस जो होगा, संकरण जो होगा, ये जो क्रॉस होता है वो कैसे होता है कि अगर ये नर पौधा है या नर फ्लावर है तो इसमें से क्या होगा? इसका जो पराग कण होता है वो कहाँ होता है? उड़ के कहाँ जाएगा? हवा के माध्यम से उड़ के ये कहाँ जाएगा? मादा पुष्प में वर्तिकाग्र में प्रवेश करता है और इन दोनों के बीच क्या होता है? संकरण होता है और यहाँ पे क्या बनता है? गैमीट बनता है। ठीक है। संकरण किसको बोलते हैं? एक ही जाति के भिन्न लक्षणों वाले सदस्यों के बीच जो क्रॉस होता है उसको क्या बोलते हैं? संकरण। अब क्या है? मेंडल जो कारक दिया था, मेंडल जो लक्षण बताया था, लक्षणों का जो वंशागत का कारण बताया था वो क्या क्या हो सकता है, उन कारकों पर हम विचार करते हैं। ठीक है। तो मेंडल ने इन वंशागत रूप से जाने वाली इकाइयों को कारक कहा। वंशागत रूप में जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है उसको क्या बोला मेंडल ने? कारक बोला। ठीक है। क्या बोला? कारक। आजकल इन्हें जीन्स कहा जाता है। अभी हम लोग नॉर्मली किसी साइंस में हम लोग पढ़ते हैं कि जो लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरण कहाँ से होता है? गुणसूत्र में। ये जो गुणसूत्र होता है उसमें प्रेजेंट जो जीन्स होता है उससे जाता है। ठीक है। उसी को मेंडल ने क्या बोला था अपने लैंग्वेज में? कारक बोला था। क्लियर? अब क्या होता है? जीवों में प्रत्येक जो लक्षण, पहला देखते हैं, जीवों में प्रत्येक जो लक्षण के लिए क्या होता है? कारक जोड़ी में पाए जाते हैं, पेयर होते हैं। जो जीन्स होता है वो क्या होगा? पेयर में होगा, तभी वो लक्षणों का आवागमन मतलब क्या बोला चाहिए? एक जनक से संतान में हस्तांतरित करता है। किसका? लक्षणों का। इसके लिए क्या होता है? ये जीन्स जो होता है वो पेयर में होता है। ठीक है। फिर दूसरा क्या है? जीवों में प्रत्येक लक्षण के लिए कारक जोड़ी में पाए जाते हैं। कारक के जोड़े के लक्षण समान रूप के लिए हो सकते हैं अथवा 2 विपर्यायी लक्षणों के लिए भी हो सकते हैं। प्रथम अवस्था को होमोजाइगस एवं दूसरी अवस्था को हेटेरोजाइगस कहते हैं। ठीक है। देखो, जो लक्षण जो कारक होते हैं अगर वो पेयर्स में पाए जाते हैं तो अगर वो सेम होंगे दैट्स मीन्स क्या? देखिए, टॉल और टॉल 2 लक्षण होंगे, 2 जीन्स हो गए टॉल के, तो क्या होगा? इसको क्या बोलते हैं? समयुग्मजी। क्या बोलेंगे इसको? समयुग्मजी। और अगर उस पे जो कारक है अगर उसका पेयर ऐसा होगा, एक टॉल होगा और उसका एक ड्राफ्ट होगा, मतलब जो बौना होगा, एक लंबा पौधा होगा और एक बौना पौधा होगा, इसके जो जीन्स होंगे वो अलग अलग होंगे, उसको क्या बोलेंगे? विषम युग्मजी। ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? विषम युग्मजी। सिंपल सी बात है कि अगर जो कारक होता है वो अगर पेयर में है, वो हम लोग को तो पहले से पता है कि वो पेयर में है। अगर वो पेयर जो जीन्स का होता है वो अगर सेम होता है तो वो क्या होगा? समयुग्मजी। और अलग अलग लक्षण वाला होगा तो उसको क्या बोलेंगे? विषम युग्मजी। ठीक है।
उसके बाद क्या है, गैमेट्स के निर्माण के समय कारकों की जोड़ी टूट जाती है, अतः इनमें से एक कोई एक ही कारक जो होता है वो युग्मज में जाता है। इससे क्या बात है, जैसे क्या हो गया, टी और टी, टॉल दोनों लक्षण वाले क्या हो गए, पौधे हो गए। एक हो गया टॉल, एक हो गया जो दो लक्षण वाले हम लोग लेंगे, एक लंबा पौधा ले लिए, एक बौना पौधा ले लिए। इसमें से क्या होगा, एक युग्मज बनेगा, तो एक लंबा पौधा का जीन्स जाएगा और एक क्या होगा, बौना पौधा का जीन्स जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये दोनों की जोड़ी क्या हो गई, टूट गई, और इनमें से जो एक कारक है, जैसे इसमें से एक टी ही गया और इसमें से एक कारक ही जो युग्मक में जाता है, इसको क्या बोलते हैं, युग्मक। क्लियर। और इसी को बोलते हैं जीन्स। अब बात करते हैं आनुवांशिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी शब्द। आनुवांशिकता में हम लोग कौन कौन से शब्द का यूज़ करेंगे, हम लोग जब आनुवांशिकता पढ़ते हैं तो उसमें कौन कौन से शब्द का यूज़ करेंगे उसके बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं। क्रॉस अथवा संकरण। क्रॉस अथवा संकरण क्या होता है, एक ही जाति के भिन्न गुणों वाले नर और मादा, किसी एक ही जाति के भिन्न गुणों वाले नर एवं मादा को लैंगिक रूप से मिलाने की प्रक्रिया को क्रॉस कहते हैं। जैसे क्या है, ये क्या है, एक ही जाति के है। ठीक है, और इन दोनों के बीच जब संकरण कराते हैं उसको क्या बोलते हैं, इन दोनों को लैंगिक रूप से प्रजनन कराते हैं उसको क्या बोलते हैं, संकरण अथवा क्रॉस। फिर क्या है, संकर हाइब्रिड। इसमें क्या होता है, दो भिन्न गुण वाले जनकों के बीच, अलग अलग होते हैं ना, अलग अलग गुण होता है, अलग अलग पौधा हो सकता है, उन दोनों जो लक्षण वाले जो जनक होते हैं उनके बीच अगर लैंगिक जनन होता है उसको क्या बोलते हैं, संकरण। उसका उत्पन्न जो संतति होता है वो जो होता है वो संकर होता है, मतलब वो बहुत जल्दी अपने आप को वातावरण के अनुरूप ढाल लेता है और बहुत तेजी से विकास करता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इकाई लक्षण की। जीवों में पाए जाने वाले सभी लक्षण जो दो अथवा दो से अधिक रूपों में पाए जाते हैं। इकाई लक्षण क्या होता है, जो लक्षण, देखो अगर एक ही जगह में एक लक्षण होगा तो वो उसको इकाई लक्षण नहीं बोलेंगे, लेकिन दो या दो से अधिक रूपों में एक ही जगह पर स्थित होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इकाई लक्षण। क्लियर। उसके बाद क्या है, युग्म विकल्पी अथवा एलिलोमार्फ। इकाई लक्षण जो होता है मतलब एक ही लक्षण जो दो जगह में प्रेजेंट होता है उसका क्या होता है, उसको क्या, दोनों रूपों का नियंत्रण एक ही कारक, एक ही जीन्स के द्वारा नियंत्रण होता है, तो वो क्या होगा, दोनों रूप द्वारा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी अथवा एलिलोमार्फ। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, बैटसन ने किया था और साउंडर्स ने किया था। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे टॉल एवं टॉल मटर के पौधे में होता है, ये कैसे होगा, एक लंबा पौधा लिए फिर एक लंबा पौधा लिए और दोनों का जो लक्षण है वो क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों का लक्षण जो सेम होता है और उन दोनों को कंट्रोल करके कौन सा संकरण से बनेगा, ये बनेगा, ये वाला युग्मक बनेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, एलिलोमार्फ। क्लियर। अब बात करते हैं लोकस की। लोकस क्या होता है, गुणसूत्र पर पाए जाने वाले ये वे विशिष्ट स्थान है जिस पर विशिष्ट एलील पाए जाते हैं। गुणसूत्र में ही जीन्स पाए जाते हैं, ये है गुणसूत्र आपका, इसमें क्या होता है, जीन्स प्रेजेंट होता है और जीन्स के जो विशिष्ट स्थान होते हैं, स्पेसिफिक प्लेस जो होता है उसमें क्या होते हैं, अलग प्रकार के एलील पाए जाते हैं। एलील है ना, एलिलोमार्फ मतलब क्या होता है, जो कंट्रोल करता है, तो जो एलील होता है वो पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, लोकस। उसके बाद बात करेंगे समयुग्मजी अथवा होमोजाइगस की, ऐसी अवस्था जिसमें किसी कारक के दोनों एलील्स एक समान होते हैं। एलील्स मतलब क्या होता है, सर्वप्रथम हमने ये पहले अध्ययन करते हैं। एलील्स मतलब क्या होता है, दो समान लक्षणों वाले, एक ही जाति के दो समान लक्षणों वाले गुण को क्या बोलते हैं, एलील। तो समयुग्मजी क्या है, ऐसी अवस्था जिसमें किसी एक कारक मतलब क्या हो गया, जीन्स के दोनों एलील्स एक समान होते हैं। जैसे अगर बात करते हैं, दो अगर संकरण कराना है तो दो लंबे पौधे ही लिए तो वो क्या हो गया, समयुग्मजी। अगर इसको लिए दो बौने पौधे तो भी क्या हो गया, समयुग्मजी। दो राउंड लिए उसको भी क्या हो गया, समयुग्मजी। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं विषमयुग्मजी की। विषमयुग्मजी क्या होता है, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, मतलब एक लंबा पौधा होगा और एक क्या होगा,
बौना पौधा होगा। उन दोनों के बीच वो एक ही पेयर में होंगे, जीन्स पेयर में होते हैं हम लोग को पता है, तो उसमें जो लक्षण होता है वो अलग अलग हो सकता है। विपर्यायी लक्षण जिसको बोलते हैं, तो एक लंबा होगा और एक छोटा होगा। तो एक लंबा और एक छोटा होगा उसको विपर्यायी या विषम युग्मजीव बोलते हैं। विषम युग्मजीव हेट्रोजाइगस, और होमोजाइगस किसको बोलते हैं, जिसमें दोनों जो जब पेयर में कारक होते हैं उसमें जो दोनों समान होते हैं। ठीक है, इनके एलिल्स एक समान होते हैं, मतलब जो लक्षण होते हैं एक समान होते हैं। समयुग्मजी के इनके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, यह केवल एक प्रकार के युग्मक बनाते हैं। अब इन दोनों के बीच संकरण होगा, कैसे होगा इसकी बात करते हैं। ये टी है और ये टी है, ठीक है, दोनों सेम है, तो ये क्या करेगा, एक ही प्रकार का बनाएगा ना। और ये क्या करेगा, ये टी और टी है, ये टी और टी है, तो ये क्या प्रकार का युग्मक बनाएगा, टी और टी ही बनाएगा। लेकिन ये एक टी, एक लंबा पौधा है और एक छोटा पौधा है। ठीक है, एक छोटा पौधा है, तो इसका जब संकरण होगा तो क्या बनाएगा, ये अलग प्रकार का युग्मक बनाता है। ठीक है, ये क्या है, युग्मक। अतिरिक्त ओज प्रायः अनुपस्थित होता है। वे जो होता है ओज मतलब क्या होगा, वायगर जो होता है वो अनुपस्थित होता है। और इसमें क्या होता है, विषम युग्मजीव जीवों में संकर ओज पाया जाता है, मतलब इसमें विकास की अवस्था जो होती है वो तीव्र होती है। क्लियर।